अध्याय 271 से 275। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 271 बांस वन फैंटम सागोरिया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 271 बांस वन फैंटम सागोरिया। एक कबीले का विवाद जो लंबे समय तक दबा रहने के बाद फूट पड़ा था, आखिरकार उस नतीजे पर पहुंच गया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। युन चे को वास्तव में नहीं पता था कि सु हेंगशान सु हेंग्यू और उनके बेटे के साथ साथ उन बुजुर्गों और शिष्यों के साथ कैसा व्यवहार करेगा जो हमेशा उसका समर्थन करते थे। उसे वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। जब ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड चला गया तो वह सु लिंग र को ले गया और चला गया। इस मामले के दौरान यू चे को मोटे तौर पर सु हेंगशान के स्वभाव की समझ हासिल हो गई थी। जाहिर है यह एक ईमानदार विनम्र व्यक्ति था और उसने अपने दिल में बहुत स्नेह रखा, लेकिन यह इतना अच्छा कबीले का नेता नहीं था, क्योंकि वह जिस तरह से उग्र और दृढ़ था चीजें की। अन्यथा कोई व्यक्ति जैसे कि बुजुर्ग इस तरह अनियंत्रित नहीं होता। हालांकि यह इस चरण तक पहुंच गया था और सु हेंग्यू ने पहले ही कबीले को धोखा दे दिया था। यू चे ने कल्पना की थी कि जिस तरह से वह इस मामले से निपटेगा वह अभी भी बहुत निर्णायक नहीं होगा। आखिरकार सु हेंग्यू उसका बड़ा भाई था। इसके अलावा ये सिर्फ वह नहीं थे, कई बड़े किरदार भी थे जिन्होंने उनका समर्थन किया। आज के मामलों से युन चे ग्रैंडवेक कबीले के संभावित संकट को देखने में सक्षम था। बड़े भाई यू चे, आपने और पापा ने कहा था कि मैं पहले से ही एक मंगेतर हूँ। मंगेतर क्या है? सु लिंगर ने भ्रमित दृष्टि से युन चे के हाथों को पकड़ लिया और पूछा। उसे इस बात का हल्का सा अंदाजा था कि मंगेतर शब्द का मतलब क्या है, लेकिन वह यू चे के मुंह से जवाब सुनना चाहती थी। यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब है कि जब सु लिंगर बड़ी हो जाएगी तो तुम मुझसे शादी करोगी और मेरी पत्नी बनोगी, अपनी खूबसूरत बड़ी बहन की तरह। जिया क्विंग्यू ने एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ अपनी आंखें उस पर तिरछी कर ली। वाई फे, इसका क्या मतलब है? सु लिंगर का मुंह थोड़ा खुला हुआ था। संबोधन के इस रूप ने उसे और भी हैरान कर दिया। इसका मतलब यह है कि केवल मैं ही तुम्हें लिंग एर कह सकता हूँ। लिंग र के मेरी पत्नी बनने के बाद हम एक दूसरे का साथ देने, एक दूसरे का ख्याल रखने, एक दूसरे को खुश करने और वे सभी चीजें करने के लिए हमेशा साथ रहेंगे जो हमें एक साथ खुश करती है। यू चे ने हल्के से कहा। ये शब्द कहने में वास्तव में सरल थे, लेकिन सु लिंग र उस समय जब तक वह गायब नहीं हो गई और सूख नहीं गई, वह उसके मुंह से इसे सुनने में सक्षम नहीं थी। सु लिंगर के कदम तुरंत बहुत धीमे हो गए, मानो यू चे के शब्दों ने उसे बेवकूफ बना दिया हो। यू चे ने अपना सिर नीचे किया और ध्यान से पूछा, लिंग, तो जब तुम बड़ी हो जाओगी तो क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? सु लिंगर ने अपने बर्फीले कोमल गाल उठाए, फिर पूरी ताकत से सिर हिलाया। वह मधुरता से हंसी, मून, मुझे बड़े भाई यू चे के साथ रहना पसंद है। यू चे ने सु लिंगर के छोटे हाथ को और भी कसकर पकड़ लिया। उसका दिल गर्मी से भर गया, दर्द के साथ मिश्रित। अंत में जिया क्विंग्यू अब चुप नहीं रह सकी। उसने अपनी निगाहें कोमल छोटी सु लिंगर की ओर झुकाई, तुरंत उसकी उम्र का अनुमान लगाया और अपनी भौहें सिकुड़कर उससे पूछा, क्या आप गंभीर हैं? यू चे को पता था कि जिया क्विंग्यू क्या सोच रही थी। जिसने भी उसे वास्तव में एक 10 साल की लड़की को अपनी पत्नी बनाने के लिए इतना गंभीर और दृढ़ संकल्प करते देखा होगा, उसके दिल में केवल एक ही शब्द होगा, जानवर। उसने उसके मुंह का कोना दबा दिया और बेबसी से कहा, मैं वास्तव में गंभीर हूँ, लेकिन मेरे पास अपना कारण है। इसके अलावा यू चे की अभिव्यक्ति थोड़ी दर्दनाक थी। ये केवल एक सपना है ना? चूंकि यह केवल एक सपना है तो इससे एक कल्पना की तरह सुंदर बनने दो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जिया क्विंग्यू को बिल्कुल पता नहीं था कि उसका क्या मतलब है, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और उदासी को देखते हुए उसने अपने गाल घुमाए और दोबारा नहीं पूछा, क्विंग्यू मेरी पत्नी आज तुम? यू चे ने बहुत सावधानी से पूछा, तुम इतनी आज्ञाकारी क्यों हो? जिया क्विंग्यू ने अपनी आंखें नीची की और हल्के से कहा, अब मेरे पास जो ताकत है वह मूल रूप से आपकी होनी चाहिए थी। यदि आप इसका उपयोग करना चाहते तो मैं मना नहीं करता। युन चे ने घूर कर देखा, खालीपन से अपनी नाक पर थोड़ा सा दबाव डाला और इस विषय को जारी नहीं रखा। पृथ्वी गहन क्षेत्र से लेकर सम्राट गहन क्षेत्र तक ये प्रगति बहुत भयावह है। हालांकि यदि प्रगति बहुत बढ़िया है तो क्षेत्र में अस्थिरता की समस्याएं हो सकती हैं। किंग्यू, यह अच्छा होगा यदि मैं आपके साथ ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन में वापस आऊंगा ताकि आपकी आभा को कुछ हद तक संतुलित किया जा सके, ताकि पीछे छूटने वाले किसी भी प्रतिक्रिया से बचा जा सके। जिया क्विंग्यू ने सिर हिलाया, अगर मैं खुद वापस आ जाऊं तो ये काफी है। आप लिंग र के साथ खेल सकते हैं।
यू चे ने जिद जारी नहीं रखी। उसे सावधान रहने की चेतावनी देने के बाद वह सु लिंगर को लेकर आया और चला गया। आखिरकार उसने लिंगर से वादा किया कि जिया क्विंग्यू के जागने के बाद वह उसके साथ खेलना जारी रखेगा। यू चे के बहुत दूर चले जाने के बाद जिया क्विंग्यू ने पीछे से यू चे की आकृति को देखने के लिए मुड़कर देखा। उसका मूड खाली था और वह बिना सोचे समझे बोल रही थी, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पति पत्नी हैं। लिंग ए, तुम कहाँ जाकर खेलना चाहते हो? हे, जब मैं बड़े भाई यू चे के साथ हूँ तो मेरा मूड विशेष रूप से अच्छा हो जाएगा। कहीं भी जाकर खेलना ठीक रहेगा। ओह, मुझे सोचने दो, ये सही है, चलो पीछे बांस के जंगल में चले और खेलें। ठीक है। बांस, जंगल, इन दो शब्दों ने यून चे की कुछ नसों को छू लिया। मून, पहाड़ की तलहटी में बांस का एक बड़ा सा जंगल है। मुझे वहाँ की हवा सबसे ज्यादा पसंद है। केवल पापा ने कहा था कि वहाँ कई खतरनाक गहरे जानवर आ सकते हैं और वह मुझे कभी अकेले वहाँ जाने नहीं देते। पापा भी हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसलिए वह मुझे खेलने के लिए कम ही लाते हैं। बांस का जंगल, बांस का जंगल, ठीक है, तो चलो बांस के जंगल में चलते हैं और खेलते हैं। ग्रैंडवेक कबीले के दक्षिण में बांस के जंगल से घिरा एक विशाल क्षेत्र था जो दूर पहाड़ की तलहटी तक फैला हुआ था। घने पन्ना हरे रंग ने उस पूरे क्षेत्र को भर दिया। बांस के पत्तों की सरसराहट के साथ साथ घनी बांस की शाखाएं और लगातार ताजा हवा की लहरें लोगों को अविश्वसनीय रूप से आराम और लापरवाह बना देती हैं। बहुत खूब, बहुत आराम। बांस के जंगल के बीच में खड़े होकर सु लिंगर ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी दोनों बाहें फैला दी और अपनी पूरी ताकत से बांस के जंगल से ताजा हवा को सूंघने के लिए अपनी छोटी नाक उठाई। उनके सामने बांस का जंगल उतना घना नहीं था जितना कि यून चे और सु लिंग पहले रहते थे, लेकिन वही पन्नाहरा, वही आनंददायक ताजगी देखने और आने वाली हवा के झोंके को महसूस करने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी आत्मा को हल्के से धोया जा रहा हो। बांस के जंगल को देखते हुए फिर सु लिंग को देखकर यून चे एक पल के लिए मूर्ख बन गया। उस समय वह सुंदर बांस का जंगल और वह सुंदर लिंग दो लोगों के साथ वह सुंदर दुनिया एकमात्र क्यों थी जिस चीज से उसने नफरत देखी। सु लिंगर हमेशा इतनी उदास रहती थी, वह हमेशा उससे कहती थी कि वह अपनी नफरत को छोड़ दे। शायद उस समय वह पहले ही अपने अतीत को जाने दे चुकी थी और केवल उसके साथ रहना चाहती थी। बाद में उसे जो उदासी हुई वह बिल्कुल भी उसके अतीत से नहीं थी, बल्कि शायद उससे आई थी। बड़े भाई यू चे, ये वास्तव में यहाँ बहुत सुंदर है। सु लिंगर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी अब तक की सबसे पसंदीदा जगह है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे मैं परी बन गई हूँ और सारी दुखद बातें भूल जाऊंगी। मुझे यहाँ की हर चीज पसंद है। मैं अक्सर सोचता हूँ अगर मैं भविष्य में बड़ा हुआ तो मैं निश्चित रूप से अपने परिवार को बांस के जंगल में रखूंगा। ओह, इसके बारे में सोचने मात्र से मुझे बहुत खुशी होती है। यू चे का दिल बुरी तरह कांप उठा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब मालिक की मृत्यु हो गई तो वह कई दिनों तक उनके बेहोश और गंभीर रूप से घायल शरीर को घसीटती रही और बांस के जंगल के एक हिस्से में रुकी रही। उस समय उनका केवल यही मानना था कि सु लिंग को लगता है कि यह सुरक्षित और छिपा हुआ है। जैसा कि यह पता चला है, वो वास्तव में बांस के जंगलों से प्यार करती थी और बचपन से ही बांस के जंगलों के बारे में उसका सपना था। वह कल्पना कर सकती थी कि बांस के जंगल में उसका दिल शांत हो सकता है, खुद को एक परी के रूप में। और केवल एक बांस के जंगल के भीतर वह अपने अकेलेपन, चिंताओं, भय, अवसाद और समस्याओं पर काबू पा सकती थी। दिन ब दिन, साल दर साल, जब वह हमेशा उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। यून चे ने अपनी दोनों मुट्ठियां कसकर भींच ली और उसका दिल एक झटके की तरह दुखने लगा। लज्जा उसकी आत्मा में ज्वार की भांति भर गई। उसे इस बात का अधिकाधिक एहसास हुआ कि वह लिंग के लायक नहीं है, कि वह 10 जन्मों के बाद भी उसके बराबर नहीं बन पाया। लिंगर, चलो यहाँ एक घर बनाते हैं, ठीक है? यू चे ने हल्के से पूछा। एक घर बनाओ यहाँ? सु लिंगर आश्चर्य से भरी थी। एमेन, यू चे ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या लिंगर ने हमेशा बांस के जंगल में रहने का सपना नहीं देखा था? तो फिर आइए इन बांसों के बीच में बांस का एक छोटा सा घर बनाए। इस तरह सु लिंगर जब तक चाहे यहाँ रह सकती है। बांस घर। थोड़ी देर के लिए सु लिंगर के चौंकने के बाद उसकी तारों भरी आंखें तुरंत अविश्वसनीय रूप से उज्जवल हो गईं। क्या हम सच में? लेकिन अगर यहाँ के बांस को चोट पहुंचती है तो क्या ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? हाँ,
यू चे हंसने लगा। उसने लिंगर के गालों को हल्के से सहलाया और प्यार से कहा, यहाँ बहुत सारे बांस हैं और केवल कुछ ही हैं जो एक छोटे से घर का हिस्सा बन सकते हैं। अगर इन बांसों को पता होता कि उन्हें एक मनमोहक लिंगर के लिए घर बनाया जा सकता है तो वे निश्चित रूप से बहुत खुश होंगे। मन सु लिंगर ने अपनी आंतरिक चिंताओं को जाने दिया और अतुलनीय खुशी से चिल्लाई। युन चे ने अपनी उंगलियां बाहर की ओर उठाई और चाकू की तरह अपनी गहरी ताकत को निर्देशित किया। उनकी उंगली के एक झटके से 10 से अधिक बांस बड़े करीने से कट गए। कुछ ही समय बाद बांस के डंठलों का एक बड़ा ढेर, जो काफी मोटा था, उनके किनारों पर जमा हो गया और इस घने बांस के जंगल में एक बड़ी खुली जगह साफ हो गई। यू चे की गहन ताकत के साथ इंजीनियरिंग की यह उपलब्धि बहुत कठिन नहीं थी, लेकिन आरामदायक भी नहीं थी। हालांकि जब सु लिंगर समय समय पर अपना पसीना पोंछते हुए उत्साहपूर्वक उसका हौसला बढ़ा रहा था, भले ही उसकी पीठ पर पसीना बह रहा था, फिर भी उसे थोड़ी सी भी थकावट महसूस नहीं हुई। आकाश धीरे धीरे धुंधला हो गया और एक साधारण सा बांस का घर अंततः आकार ले लिया। ये छोटा बांस का घर उस घर से बहुत छोटा और कच्चा था जिसमें सु लिंगर और वह रहते थे। यह उन्हें हवा और बारिश से बचाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, लेकिन इस विनम्रता में निश्चित रूप से एक साफ और ताजा एहसास था। इसके अलावा ये सिर्फ एक छोटा सा बांस का घर नहीं था, अंदर एक छोटा बिस्तर और एक छोटी कुर्सी भी थी। बांस के घर के आकार लेने के बाद यू चे के कान सु लिंगर की उत्साहित जयकारों से भर गए। वह उत्साह से बांस के छोटे से घर के चारों ओर दौड़ने लगी। उसकी उन्मुक्त और खूबसूरत आवाज बहुत दूर से उसके कानों तक पहुंची। वह वास्तव में एक अल्हड़ परी की तरह थी। बड़े भाई यू चे, चलो आज यही रहते हैं, ठीक है? यह मेरा पहले भी सपना था। साथ ही बड़े भाई यू चे के साथ रहने से मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। मन, ठीक है। बांस के जंगल के बीच में वे दोपहर से लेकर रात के आकाश में चांद दिखाई देने तक खेलते रहे। आज लिंगर की ओर से जो हंसी आई, वह उस समय के दौरान युन चे द्वारा सुनी गई हंसी से कहीं अधिक थी। आज दोपहर लिंग र की ओर से आई खुशी और हंसी उसकी पूरी दुनिया बन गई। आज वह केवल लिंग र का था। चमकीला चांद आसमान में ऊंचा लटक रहा था और लिंगर, जो पूरी दोपहर इधर उधर भागता रहा, आखिरकार थक गया। वह और युन चे बांस के बिस्तर पर कंधे से कंधा मिलाकर सोते थे। बांस का घर बहुत साधारण और बहुत सख्त था। थोड़ा सा हिलने से वह चारों ओर फैल जाता था। हालांकि उसके ऊपर लेटकर ताजी हवा में सांस लेते हुए, पन्ना हरे बांस की गंध सूंघते हुए और समय समय पर दरारों से फिसलती हवा को महसूस करते हुए दोनों अविश्वसनीय रूप से संतुष्ट थे। बेशक जो बात और भी महत्वपूर्ण थी वह ये थी कि वे एक दूसरे के साथ थे। बड़े भाई यू चे, मैं वास्तव में तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। ओह, अगर मैं इसे ऐसे कहो, क्या इससे बड़े भाई यू चे को अजीब लगेगा? जाहिर है हम आज ही मिले हैं, लेकिन जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे बड़े भाई यू चे पसंद आ गए। क्या मैं सचमुच एक अजीब लड़की हूँ? छोटा बिस्तर अविश्वसनीय रूप से संकीर्ण था। सु लिंगर हल्के से यू चे के शरीर की ओर झुकी और हल्की आवाज में पूछा। नहीं, यू चे मुस्कुराने लगा, क्योंकि यह वैसा ही है जब मैंने लिंग र को देखा था। पूरे जीवन काल के दौरान किसी व्यक्ति के लिए पहली बार एक दूसरे को देखने के दौरान बेवजह किसी को पसंद करना बहुत मुश्किल होता है। यदि दो लोग एक दूसरे के बारे में एक जैसा महसूस करते हैं तो शायद स्वर्ग ने उन्हें एक साथ रहना लिखा है, या शायद पिछले जीवन से स्थायी स्नेह है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 272 स्वप्न जागने का समय। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 272 स्वप्न जागने का समय। लिंग र घूमी और अपना सिर यू चे की बांह पर रख दिया। उसकी आंखें बांस के पेड़ों के बीच से चमकती चांदनी को धुंधली होकर देख रही थी। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, अगर मैं चांदनी के नीचे बांस के जंगल में सो सकता हूँ तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत चीज होगी। युन चे ने ऊपर की ओर देखा और एक सौम्य और स्वाभाविक मुस्कान दी। अपनी हथेली को बाहर धकेलते हुए एक धमाके की आवाज के साथ ऊपर बांस की छत में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। एक पूर्णिमा पूरी तरह से लिंगर की दृष्टि रेखा के भीतर दिखाई दी। अवसर का लाभ उठाते हुए भारी मात्रा में चांदनी भी बरसने लगी, जिससे बांस के घर का हर कोना जगमगा उठा। वाह! सु लिंगर ने एक कोमल चीख निकाली। आकाश में पूर्णिमा के चांद को देखते हुए और अपने बगल वाले आदमी से आने वाले वातावरण को महसूस करते हुए ये पहली बार था जब उसने इस तरह की भावना का अनुभव किया था जहां उसका दिल भी नशे में था। बड़े भाई यू चे, क्या मैं वास्तव में सुंदर बड़ी बहन की तरह आपकी पत्नी बन सकती हूँ और हमेशा आपके साथ रह सकती हूँ? सु लिंगर ने मूर्खतापूर्ण ढंग से पूछा। वर्तमान में वह अभी भी एक पुरुष और एक महिला के बीच के रिश्ते को वास्तव में नहीं समझ पाए है।
हालांकि वह वास्तव में पूरी तरह से, वास्तव में दृढ़ता से उसे पसंद करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। यून चे ने उसका छोटा हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, बिल्कुल, तुम्हारे पापा ने पहले ही इतने लोगों के सामने तुम्हारी मुझसे सगाई कर दी थी। जब मेरे लौटने का दिन आएगा और लिंगर बड़ा हो जाएगा, तब हम शादी कर सकते हैं और फिर हमेशा के लिए एक साथ रह सकते हैं। सु लिंगर पहले हल्के से हंसी और फिर किसी बात पर प्रतिक्रिया करते हुए उसने तुरंत यू चे की बाह पकड़ ली। जब तुम वापस आओ बड़े भाई यू चे, आप जाने वाले हैं। ये दुष्ट परमेश्वर की आत्मा द्वारा बनाया गया एक मायावी क्षेत्र था। मायावी लोक, यू चे जैसी चीजें उनके लिए विदेशी नहीं थी। फीनिक्स के परीक्षणों और ड्रैगन भगवान के परीक्षणों के भीतर जिन स्थानों पर वह गया था, वे सभी भ्रामक क्षेत्र थे। जो लोग भ्रामक लोकों में दिखाई देते थे, उन्हें भी नहीं पता होता कि वे वास्तव में भ्रम थे। हालांकि भ्रामक क्षेत्र आखिरकार भ्रामक क्षेत्र ही थे। वह यहाँ केवल 24 घंटे ही रह सकता था और उसके जाने के बाद यहाँ की सभी चीजें गायब हो जाएंगी। सु लिंगर की आवाज में घबराहट को महसूस करते हुए उसका दिल दब गया और उसने कहा, लिंगर, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो इस जगह का हूँ। मेरा घर एक ऐसी जगह पर है जो बहुत दूर है। भले ही मैं जाने की इच्छा नहीं रखता, फिर भी मुझे लौटना है और मुझे कल तक निकल जाना चाहिए। लेकिन लिंगर, चिंता मत करो, जब तुम बड़े हो जाओगे मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। मैं तुमसे शादी करने के लिए वापस आऊंगा और फिर तुम्हें ले जाऊंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है, ये सब झूठ थे जो पूरे नहीं हो सके, क्योंकि 24 घंटे खत्म होने के बाद यहाँ की हर एक चीज गायब हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अतीत का सु लिंगर था या वर्तमान सु लिंगर, वे दोनों उसकी दुनिया में फिर कभी प्रकट नहीं हो सके। हालांकि उनका ये वादा वास्तव में उनकी आत्मा से आया था और इसमें झूठ का कोई संकेत नहीं था। यदि सु लिंगर अभी भी इस दुनिया में जीवित होता, तो चाहे कितनी भी भारी कीमत क्यों न हो, वह निश्चित रूप से जीवित होता इसे पूरा करे, और वह उससे फिर कभी उसके लिए कष्टपूर्वक प्रतीक्षा करने की अनुमति नहीं देगा। रात तुरंत बहुत शांत हो गई। चांदनी अब चमक नहीं रही थी और यहाँ तक कि रात की मादक हवा भी बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। जब युन चे के कल छोड़ने की सूचना और यहाँ तक कि लंबे समय के लिए सु लिंगर के दिमाग में आई, तो उसे एहसास हुआ कि वह जिस चीज के बारे में वर्तमान में खुश महसूस कर रही थी, वह चुपचाप अनिच्छा और उदासी में बदल गई थी। वह और उसके पिता वह इस बांस के जंगल में कई बार आई थी और हर बार वह हमेशा खुश रहती थी। हालांकि उसने निश्चित रूप से आज रात जितना धन्य महसूस नहीं किया था। उसे जो सबसे ज्यादा पसंद था वह बांस का जंगल नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जो वर्तमान में उसके साथ बांस के जंगल को देख रहा था। सु लिंगर ने खुद को यू चे के शरीर पर फेंक दिया। वह रोई नहीं, उसने बस अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और धीरे से कहा, जैसे वह नींद में बात कर रही हो, बड़े भाई यू चे, तुम्हें वापस आना होगा। मैं ठीक से और आज्ञाकारी ढंग से बड़ा होऊंगा। मैं आपके वापस आने और मुझसे शादी करने का इंतजार करूंगी, चाहे कितना भी लंबा समय क्यों ना हो। मैं हमेशा इंतजार करती रहूंगी। मैं तब तक इंतजार करती रहूंगी जब तक आप वापस आकर मुझसे शादी नहीं कर लेते। हालांकि एक 10 साल की लड़की के मुंह से निकले मोह के ये शब्द मासूमियत से भरे हुए थे, लेकिन ये एक परिपक्व महिला के भावनात्मक शब्दों से अधिक ताजा थे, क्योंकि इतनी कम उम्र में एक लड़की के शब्दों में झूठ, उद्देश्यपूर्णता और विचार विमर्श का संकेत भी नहीं होगा, बल्कि केवल भावनाओं और इच्छाओं का सबसे शुद्ध और सरलतम भाव होगा। दूसरे दिन जब यू चे सु लिंगर को ग्रैंडवेक कबीले में वापस ले गया, तब तक दोपहर हो चुकी थी। समय के आधार पर दुष्ट भगवान की आत्मा द्वारा बताए गए 24 घंटे उनके पास केवल 1 घंटे से भी कम समय बचा था। पिछली रात वे एक दूसरे के आलिंगन में सोए थे और सुबह जब आकाश में अभी भी अंधेरा था, यू चे उसे ले गया और ग्रैंडवेक पर्वत पर चढ़ गया, जहां उन्होंने एक साथ सूर्योदय देखा और ग्रैंडवेक पर्वत से आए जंगली फल खाए। उन्होंने ग्रैंडवेक माउंटेन पर अपनी कई आवाजें और पदचिह्न छोड़े और इस तरह अनजाने में समय सीमा करीब आ गई थी। शेयर, क्या आप सचमुच कुछ और दिन रुकने पर विचार नहीं कर रहे हैं? लिंगर आपको जाते हुए देखने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, आप जानते हैं। सु लिंगर को देखकर, जो यू चे की पीठ पर लेटा हुआ था और नीचे उतरने से बिल्कुल भी इनकार कर रहा था, सु हिंगशान ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए कहा। यू चे और जिया क्विंगयू के प्रति वह स्वाभाविक रूप से अपने दिल में आभारी था। हालांकि इससे पहले कि वह उन्हें समायोजित कर पाता, वे वास्तव में अपनी विदाई कहने के लिए आगे आए। मैं वास्तव में यही रहना चाहता हूँ, हालांकि मेरे पास वास्तव में एक कारण है जिसके लिए मेरे पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं ससुर जी से माफी चाहता हूँ। उसने अपना सिर घुमाया और उस लड़की की ओर देखा जिसे वह ले जा रहा था।
उन्होंने कहा, सबसे शांत आवाज के साथ जिसका वह संभवतः उपयोग कर सकते हैं। मैं लिंग र को भी जाने देने को तैयार नहीं हूँ। सु हिंगशान ने सिर हिलाया। उनका पहले से ही दृढ़ विश्वास था कि यू चे और जिया क्विंगयू को एक पवित्र जमीनी स्तर के संप्रदाय से पैदा हुए शिष्य होना चाहिए। उनके कार्यों और निर्णयों में, यहाँ तक कि ससुर के रूप में अपनी उपाधि के साथ, उन्होंने मूल रूप से हस्तक्षेप करने का साहस नहीं किया। उस लड़की पर नजर डालते हुए जो चुपचाप यू चे की पीठ पर लेटी हुई थी, अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन को मजबूती से पकड़े हुए, उसने चुपचाप आह भरी और कहा, क्या आप अब जाने वाले हैं? हाँ, तब आप दोनों को विदा करने के लिए लिंग र को मेरी जगह लेने को कहें। युन चे और जिया क्विंगयू को विदा करने वाला केवल सु लिंग र था, क्योंकि सु हिंगशान को पता था कि जिस व्यक्ति की युन चे को परवाह थी, वह केवल लिंग र था, और अगर वह व्यक्तिगत रूप से उन्हें विदा भी करता तो भी ये बहुत अधिक होता। ग्रैंडवेक कबीले को छोड़ने के बाद सु लिंगर यू चे के साथ चले और बहुत दूर तक चले, जहां वे ग्रैंडवेक कबीले की छाया भी नहीं देख सके। पूरे 24 घंटे से बचा हुआ समय आखिरकार अपनी अंतिम उल्टी गिनती पर भी पहुंच गया था। सु लिंगर ने यू चे को कसकर पकड़ लिया हाथ। जब वे चल रहे थे तो वह मधुर हंसी से भरी हुई थी और उसने जरा सा भी उदास भाव प्रकट नहीं किया। यहाँ तक चलते चलते यू चे के पैर रुक गए और उसने धीरे से कहा, लिंगर, आप हमें यहाँ से भेजना बंद कर सकते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे आपकी वापसी यात्रा की सुरक्षा की चिंता है। सु लिंगर को थोड़ा सा भी प्रतिरोध नहीं हुआ। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं बड़े भाई यू चे की बातें सुनूंगा। आपको और खूबसूरत बड़ी बहन को सड़क पर सावधान रहना चाहिए। बड़े भाई यू चे, क्या आप मुझे कुछ दे सकते हैं? कुछ ऐसा जो मुझे महसूस कराएगा कि बड़ा भाई यू चे हमेशा मेरे साथ है। जैसे ही वह मुस्कुराई, एक आंसू की बूंद जिसे उसने अच्छी तरह से नियंत्रित नहीं किया था, वास्तव में उसकी आंख के कोने से गिर गई। एक लंबा आंसू का निशान उसके कोमल चेहरे पर आ गया। यू चे का दिल कांप उठा और फिर वह तुरंत एक जटिल खटास से भर गया। वह नीचे बैठ गया और धीरे से सु लिंगर के बाहरी कपड़े उतार दिए। फिर उसने अपने शरीर से ड्रैगन स्केल कवच को उतार दिया और जिया क्विंगयू की आश्चर्यचकित निगाहों के नीचे उसने उसे उसके शरीर पर डाल दिया। ड्रैगन स्केल कवच पहनने वाले के फिगर के अनुसार स्वचालित रूप से खुद को समायोजित कर सकता है, इसलिए भले ही सु लिंगर का फिगर बहुत पतला और छोटा था, फिर भी ये बहुत अनुकूल था। लिंगर, इस कपड़े को ड्रैगन स्केल कवच कहा जाता है और यह आपकी बहुत अच्छी तरह से रक्षा कर सकता है। तुम्हें इसे बार बार पहनना होगा, ठीक उसी तरह जैसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। अतुलनीय रूप से मूल्यवान ड्रैगन स्केल कवच को उतारना और इसे सु लिंग र को देना, जो एक भ्रामक दायरे में था, ये पूरी तरह से हास्यास्पद लग रहा था। हालांकि यू चे खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सका, क्योंकि यह सबसे अच्छी सुरक्षा थी वह उसे छोड़ने के बाद सु लिंगर को दे सकता था। उसने एक बैंगनी स्थानिक वलय निकाला और स्काई पॉइजन पल में संग्रहित सभी विभिन्न भोजन और पानी को उसमें स्थानांतरित कर दिया। फिर उसने विभिन्न औषधीय गोलियां निकाली जिन्हें वह आमतौर पर स्वयं परिष्कृत करता था और उन्हें रिंग में भी डाल दिया। साथ ही उसने उसे प्रत्येक का उपयोग भी सिखाया। ये स्मॉल हेवन रिटर्निंग पैलेट्स हैं, जब आप घायल हो तो इसका इस्तेमाल करें। ये ग्रीन ड्यू पैलेट्स हैं, जब आप गलती से जहर खा ले तो इनमें से एक खा ले। ये प्रोफाउंड रिक्लोइंग पैलेट्स हैं, जब आपके पास कोई न हो ऊर्जा बची है, इनमें से एक खाओ। भविष्य में, यदि मैं कह रहा हूं कि यदि कोई ऐसा दिन आता है जब आपके पास अपना घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है और लगातार खतरे का सामना करना पड़ता है, तो आपको निश्चित रूप से अंदर की वस्तुओं को याद रखना चाहिए। यहाँ आपको अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए, ठीक है? सु लिंग र ने उनकी बातें सुनी, लगातार सिर हिलाया और सिर हिलाया। यू चे ने सु लिंग र के हाथ पर यह स्थानिक अंगूठी नहीं पहनी थी, क्योंकि उस पर लोगों की नजर आसानी से पड़ जाती थी। आखिरकार बैंगनी रंग की अंगूठियां जिनमें विशाल स्थान होता है और लंबी शेल्फ लाइफ होती है, उन्हें अभी भी काफी मूल्यवान खजाना माना जाता है। ग्रैंडवेक कबीला। उसने अंगूठी के माध्यम से एक सोने का रेशम कीट का धागा पिरोया, इसे सु लिंगर की गर्दन पर लटका दिया और स्थानिक अंगूठी जो बैंगनी रोशनी से चमक रही थी, उसे कपड़ों के नीचे डाल दिया। सु लिंगर की आंखों के भीतर आंसू की बूंदें गिर रही थी। पटपटा, हर एक आंसू यू चे की आत्मा के सबसे गहरे हिस्से में गिर गया। उसने सु लिंगर को अपनी बाहों में उठाया और धीरे से कहा, अरे उदास मत हो, आखिरकार हम हमेशा के लिए अलग नहीं होने वाले हैं। एक बार जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं वापस आऊंगा, तुमसे शादी करने के लिए वापस आऊंगा। इसलिए तुम्हें खुशी खुशी और प्रसन्नता पूर्वक बड़ा होना चाहिए, ताकि जब मैं वापस लौटूं तो सबसे सुंदर लिंगर को देख सकूं।
यदि भविष्य में तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए और तुम्हें निराश भी नहीं होना चाहिए। आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भले ही वह आपको नहीं देख सकता है, फिर भी वह हमेशा आपके बारे में सोचेगा और आपको याद करेगा। मन। सु लिंगर ने दृढ़ता से सिर हिलाया और अपनी रोने की आवाज को दबाने के लिए संघर्ष किया। उसके पतले दांतों पर पहले से ही गहरे दांतों के निशान की कतारें थीं। उसके छोटे लाल होठों में जो समय बचा था वह अंत के अंत में प्रवेश करने लगा था। यू चे ने सु लिंगर को रिहा कर दिया, अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़ लिया और धीरे से उसके माथे को चूम लिया। फिर वह घूमा, अपने दांत पीस लिए और कदम दर कदम आगे बढ़ा, सु लिंगर की दृष्टि रेखा से और भी दूर। सु लिंगर ने उसका पीछा नहीं किया। उसके दोनों हाथ उसकी छाती के सामने से लिपटे हुए थे और वह यून चे से आए ड्रैगन स्केल से लिपट गई, जिसमें अभी भी उसकी सुगंध बरकरार थी। अपनी धुंधली दृष्टि में वह उसकी धीरे धीरे लुप्त होती आकृति को देखती रही। आखिरकार वह इसे और अधिक देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसके आंसू बह निकले। जमीन के पूरे बड़े खुले हिस्से में जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें और रोने की आवाजें गूंज उठी। बड़े भाई यू चे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, मैं इंतजार करूंगी कि तुम लौट आओ और मुझसे शादी करो। बड़े भाई यू चे, आपको मेरे बारे में सोचना चाहिए। आपको निश्चित रूप से मेरे बारे में सोचना होगा। आप मेरे बारे में नहीं सोच सकते। बड़े भाई यू चे, मैं जल्दी बड़ा हो जाऊंगा। तुम्हें लौटना होगा, तुम्हें लौटना होगा, तुम्हें लौटना होगा, तुम्हें लौटना होगा। बड़े भाई यू चे, मैं तुम्हें जाते हुए देखने को तैयार नहीं हूँ। युन चे की आकृति और भी दूर चली गई और अंततः एक निश्चित क्षण में वह उसकी दृष्टि रेखा से पूरी तरह से गायब हो गया। वह धीरे से जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई, अपना चेहरा पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। उसका बड़ा भाई यू चे चला गया था और यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी ले ली गई थी। सु लिंगर की तेज चीख हवा के माध्यम से यू चे के कानों में प्रवेश कर गई, जिससे उसका हर कदम पिछले कदम की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक कठिन हो गया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद कड़वी थी, फिर भी उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उससे डर था कि अगर वह मुड़ेगा तो वह दूसरा कदम नहीं उठा पाएगा। आप दोनों का रिश्ता बहुत अजीब है, यू चे की अभिव्यक्ति देखकर जिया क्विंग्यू ने धीरे से कहा। वह समझ नहीं पा रही थी कि एक वयस्क आदमी और एक लड़की जो केवल 10 साल की थी, एक ही दिन के थोड़े से समय में इतना मजबूत बंधन कैसे बना लेते हैं। यून चे ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा। क्विंग्यू, क्या तुम पिछले जन्मों में विश्वास करती हो? जिया क्विंग्यू थोड़ा चौंका। उसने एक पल के लिए चुपचाप यू चे की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। मैं करता हूँ। इस समय जिया क्विंग्यू और उसके आसपास स्थानिक विकृति की लहर अचानक प्रकट हुई। आखिरकार हम लौटने वाले हैं। यून चे ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से फुसफुसाया, अलविदा मेरे लिंगर। जैसे ही वह फुसफुसाया, उसकी और जिया क्विंग्यू की आकृति एक ही समय में स्थानिक विकृति के भीतर गायब हो गई थी। इसके बाद एक स्थानिक शटल के आक्रमण की अनुभूति हुई और फिर एक झटके में वह फिर से गायब हो गया। उसी क्षण एक ठंडी हवा चली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी दृष्टि पूरी तरह से सफेद बर्फ से भरी हुई थी। वह और जिया क्विंग्यू स्वर्गीय बेसिन गुप्त क्षेत्र में लौट आए थे, हालांकि उनकी स्थिति स्वर्ग बेसिन के शीर्ष क्षेत्रों में नहीं थी। यू चे ने एक लंबी आह भरी। भले ही वह एक मायावी क्षेत्र से आया एक युवा सु लिंगर था और केवल दुष्ट भगवान की शक्तियों द्वारा निर्मित एक भ्रम था, भले ही ऐसा मामला था, सु लिंगर के साथ उसके अलगाव के कारण अभी भी उसकी छाती डूब गई थी, जैसे कि यह फटने वाला था। चाहे सपना कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अंततः एक समय ऐसा आएगा जब व्यक्ति को उससे जागना ही पड़ेगा। यून चे ने उसके सामने देखा और उदासी से कहा। इसके तुरंत बाद वह अपने अवचेतन में प्रवेश कर गया और जैस्मीन से कहा, जैस्मीन, दुष्ट भगवान की आत्मा ने मुझे ऐसे भ्रामक क्षेत्र में भेजने के लिए अपनी अंतिम शक्तियों का उपयोग क्यों किया? क्या ऐसा हो सकता है मेरी यादें पढ़ने के बाद इससे मुझे अपने कुछ पछतावे दूर करने में मदद मिली हो? ब्रह्म क्षेत्र, चमेली की आवाज आई। तो आप कह रहे हैं आप पूरे समय यही सोचते रहे कि जिस दुनिया में आप एक दिन पहले रुके थे वह महज एक मायावी दुनिया थी। उद्धरण चिन्ह ... यह स्पष्ट रूप से एक भ्रामक क्षेत्र है, यू चे शक्तिहीन होकर कहा। यदि यह एक भ्रामक क्षेत्र नहीं होता तो सु लिंगर, जो बहुत पहले ही मर चुके थे, कैसे प्रकट होते? और वह सु लिंगर भी थी जो अभी भी कम उम्र में थी। जैस्मीन अचानक अजीब तरह से हंसने लगी, जैसे उसे कुछ दिलचस्प पता चला हो। जैसे उसने धीरे से कहा, मैं देख रहा हूँ, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी भावनाएं और कार्य इतने असामान्य थे। आपने वास्तव में उस स्थान को एक मायावी क्षेत्र के रूप में माना।
लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको ये बता सकता हूँ, वह दुनिया जहाँ आप पहले थे निश्चित रूप से कोई भ्रामक क्षेत्र नहीं थी। लेखक नोट, यह अध्याय अंततः पूरा हो गया है। मैं बहुत थक गया हूँ। मुझे वास्तव में इस तरह के कठिन, अलाभकारी, फिर भी अपरिहार्य परिदृश्यों को लिखने से नफरत है। टेल नोट, आप कल्पना कीजिए कि मैं इस कठिन, अलाभकारी, फिर भी अपरिहार्य परिदृश्य का अनुवाद कर रहा हूँ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 273 आकस्मिक सत्य। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 273 अचानक सत्य नहीं, ब्रह्मपूर्ण क्षेत्र। भले ही ये जैस्मीन के शब्द थे, यू चे अभी भी अपना सिर हिला रहा था। असंभव। मुझे पूरा यकीन है कि यह संभवतः वास्तविक दुनिया नहीं हो सकती। ये केवल एक भ्रामक क्षेत्र है। जैस्मीन ने बेहोश होकर कहा, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि यह एक भ्रामक क्षेत्र था। मुझे और भी अधिक यकीन है कि यह वास्तविक दुनिया थी। साथ ही ये तय करने में कि दुनिया वास्तविक है या नहीं, मैं आपसे कहीं अधिक योग्य हूँ। अपनी वर्तमान ताकत के साथ आप ये निर्धारित करने के लिए बिल्कुल अयोग्य हैं कि यह एक भ्रामक क्षेत्र है या नहीं। यू चे, वह निश्चित रूप से यह निर्धारित करने में असमर्थ था कि वह एक भ्रामक क्षेत्र था या नहीं। यहाँ तक कि फीनिक्स ट्रायल और ड्रैगन गॉड ट्रायल के क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से खतरनाक होने के अलावा उसे लगा कि वे वास्तविक दुनिया से अलग नहीं थे। यदि उसने परीक्षण के दौरान उनमें प्रवेश नहीं किया होता, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों में उनमें प्रवेश किया होता, तो उसे विश्वास भी नहीं होता कि वे भ्रामक क्षेत्र थे। लेकिन जैस्मिन वैसी नहीं थी। वह जिस दायरे में थी वह कुछ ऐसा था जिसे यू चे के पास समझने का कोई तरीका नहीं था। तात्विक नियमों के बारे में उसकी समझ और स्थानिक कानूनों के बारे में उसकी समझ कुछ ऐसी थी जिस तक पहुंचने का यून चे के पास बिल्कुल भी मौका नहीं था। जब उन्होंने स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश किया, तो जैस्मीन तुरंत बता सकती थी कि गुप्त क्षेत्र किस समय था, और तथ्य यह था कि यह कुछ ऐसा था जो इस विमान के लोगों द्वारा नहीं बनाया गया था। अंत में ईविल से पुष्टि के साथ भगवान की आत्मा, उसने पाया कि यह वास्तव में मानव शक्ति से बनाई गई कोई चीज नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिसे दुष्ट भगवान ने बनाया था। आप जिस स्थान पर पहले थे, जिसे आप एज्योर क्लाउड महाद्वीप मानते थे, वहां पूर्ण और स्थिर मौलिक कानून, प्राकृतिक कानून और व्यवस्था कानून थे। ये कानून बुनियादी कानून हैं जिन्हें किसी मायावी दायरे में तुरंत बनाना बिल्कुल असंभव है। इसके अलावा कानूनों की पूर्णता से वह एक महाद्वीप था जो कई अरब वर्षों से अस्तित्व में था। इसका कोई भ्रामक क्षेत्र होना बिल्कुल असंभव है। भले ही सच्चे भगवान अभी भी अस्तित्व में हो, फिर भी एक ऐसा भ्रामक क्षेत्र बनाना असंभव है जिसमें कई अरब वर्षों से मौजूद महाद्वीप की तुलना में अधिक स्थिर और पूर्ण कानून हो। यू चे, ये दुष्ट ईश्वर के लिए भी बिल्कुल असंभव है। दुष्ट ईश्वर की आत्मा के टुकड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए। आत्मा का वह टुकड़ा जिसके साथ आपने बातचीत की, वह पहले से ही बेहद कमजोर था। राउंड ट्रिप टेलीपोर्टेशन को पूरा करने में सक्षम होने के लिए अपनी अंतिम ताकत का उपयोग करना पहले से ही इसकी पूर्ण सीमा है। एक भ्रामक क्षेत्र बनाना बिल्कुल असंभव है। यहाँ तक कि सबसे सरल आत्मिक क्षेत्र भी असंभव है। जैस्मीन के शब्द एक के बाद एक चौंका देने वाली बिजली की तरह थे जो यू चे के मस्तिष्क में विस्फोट कर गए। इसने उसके पूरे मस्तिष्क को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया, मानो यह एक विशाल लहर हो जो स्वर्ग से टकरा गई हो। वह ब्रह्मपूर्ण क्षेत्र नहीं था, वह था असली दुनिया, एक वास्तविक दुनिया। वह वास्तव में मौजूद है। यह एज्योर क्लाउड महाद्वीप था जिससे वह इतना परिचित था। फिर सुलिंगर और समय नहीं, असंभव। लिंग र का स्पष्ट रूप से पहले ही निधन हो चुका था। वह मेरी बाहों में ही चल बसी और मैंने खुद ही उसे दफनाया। वह उसका वास्तविक कैसे हो सकता था? और समय भी, यदि वे वास्तव में एज्योर क्लाउड महाद्वीप में थे, तो यह वह समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और भी बहुत कुछ है। इस क्षण के दौरान जैस्मीन की आवाज जारी रही, न केवल वह नीला बादल है। महाद्वीप एक वास्तविक अस्तित्व है। प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट से इसकी दूरी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके तत्वों, प्रकृति और व्यवस्था के नियमों में प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के साथ कई समानताएं हैं। ये और गहरा आकाश महाद्वीप वास्तव में एक ही ग्रह पर हो सकते हैं। केवल जैस्मिन थोड़ा रुकी, उसकी आवाज में थोड़ा संदेह था। एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के मौलिक नियम प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के नियमों के समान हैं, लेकिन अस्थायी कानून जिसमें सबसे अधिक समानताएं होनी चाहिए, वास्तव में थोड़ा अलग है। हालांकि समय के नियम में हस्तक्षेप करना मौलिक रूप से असंभव है, इस प्रकार के निचले स्तरों के लिए मेरी धारणा का गलत होना बिल्कुल असंभव है। शायद एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के अस्थायी कानून के साथ छेड़छाड़ की गई है, या शायद प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट के अस्थायी कानून के साथ छेड़छाड़ की गई है, या शायद दोनों के साथ छेड़छाड़ की गई है।
जैस्मीन के शब्द यूचे के दिमाग में बार बार छन रहे हैं, जिससे उसका मूल रूप से अधीर और अव्यवस्थित मस्तिष्क और भी अधिक अस्त व्यस्त हो गया है। अब उसने अचानक अपना सिर उठाया जैसे उसके मस्तिष्क पर बिजली गिर गई हो। उसे अचानक याद आया कि फीनिक्स ट्रायल के दायरे में फीनिक्स आत्मा ने उसे कुछ बहुत ही अजीब बताया था। उद्धरण चिन्ह ... ऐसा लगता है कि जिस लड़की को आप लिंगर कहते हैं वह वास्तव में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, और उसकी वजह से आपके अंदर भी भारी पछतावा होता है। हालांकि आपको इस पछतावे को अपनी आत्मा की गहराई में दबाने की जरूरत नहीं है। आप स्वर्गीय गहन खजाने के कारण पुनर्जन्म चक्र से गुजर चुके हैं और इसने इस दुनिया के कर्म के साथ छेड़छाड़ की है। तितली प्रभाव के तहत समय, आयाम और तल भी बदल जाएंगे। आपका पछतावा और कर्ज, आपने अभी तक उनकी भरपाई करने का मौका नहीं खोया है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह स्वर्गीय गहन खजाना, पुनर्जन्म चक्र से गुजरना, तितली प्रभाव, कर्म के साथ छेड़छाड़, समय के साथ हस्तक्षेप, ये शब्द युनचे के मस्तिष्क में तब तक घूमते रहे जब तक कि वे अंततः धीमे नहीं हो गए। उसके अकल्पनीय पुनर्जन्म के साथ, जैस्मीन के शब्दों के साथ, ब्रह्म क्षेत्र के भीतर एजियोर क्लाउड महाद्वीप में सुलिंगर के साथ, सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगा। पुनर्जन्म चक्र से गुजरते हुए एजियोर क्लाउड महाद्वीप में मरने के बाद वह गहरे आकाश महाद्वीप में एक मृत शरीर के रूप में जागे। क्या ये वास्तव में पुनर्जन्म चक्र से नहीं गुजर रहा है? चूंकि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनकी सभी यादें और जीवन समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि वे पूरी तरह से नए अगले जीवन में पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन अपने लिए उसने अपने पिछले पुनर्जन्म की सारी यादें बरकरार रखी। यदि वह एजियोर क्लाउड महाद्वीप जिसमें वह था एक भ्रामक क्षेत्र नहीं था, तो जिस सुलिंग रस से उसकी मुलाकात हुई वह एक भ्रम नहीं था, तो क्या ये वास्तव में नहीं था? कर्म और समय जो बदल गए थे, उनका पुनर्जन्म चक्र से गुजरना एक तथ्य था, क्योंकि यह उनका सबसे वास्तविक और अजीब अनुभव था। फिर एजियोर क्लाउड कॉन्टिनेंट का समय, हस्तक्षेप, लिंग र का अस्तित्व भी वास्तविक थे। हालांकि जैस्मीन ने भी कहा था कि समय के साथ हस्तक्षेप करना मौलिक रूप से असंभव था। इसके अलावा उसके पास तथाकथित स्वर्गीय गहन खजाना नहीं था जो उसके शरीर पर पुनर्जन्म चक्र से गुजरने में सक्षम था। उसके पास एकमात्र स्वर्गीय गहन खजाना स्काई पॉइजन पल था, और इसकी शक्तियां जहर, दवा, शोधन, रोकथाम और चीजों को खोजने में केंद्रित थी। उनका पुनर्जन्म से कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल भी। स्काई पॉइजन पल के अलावा उसके पास कोई अन्य स्वर्गीय गहन खजाना नहीं था। यदि उसके पास वास्तव में कोई ऐसी चीज थी जिसके बारे में वह नहीं जानता था, तो जैस्मीन को इसका एहसास कैसे नहीं हुआ? जैस्मीन यू चे ने गहरी सांस ली और धीरे से पूछा, स्वर्गीय गहन खजाने के भीतर क्या ऐसा कुछ है जो पुनर्जन्म चक्र से गुजरने और कर्म के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति देता है? उद्धरण चिन्ह ... मैंने अभी कहा, लौकिक कानूनों के साथ छेड़छाड़ करना मौलिक रूप से असंभव है, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा कि उनके साथ छेड़छाड़ करना बिल्कुल असंभव है। ठीक इसलिए क्योंकि 7 स्वर्गीय गहन खजाने में एक स्वर्ग विरोधी वस्तु मौजूद है जो समय का कारण बन सकती है, उल्टा बहना। ये वास्तव में 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से 7वां खजाना है, संसार का दर्पण। संसार के दर्पण की शक्ति वास्तव में कारण और प्रभाव और स्थानांतरण के साथ छेड़छाड़ है। सच्चे देवताओं के पूर्ण विनाश के बाद कोई अन्य शक्ति नहीं रही जो समय और आयामों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए पर्याप्त हो। समय के साथ हस्तक्षेप करने में सक्षम संसार के दर्पण के अलावा स्वर्गीय गहन खजाने का छठा खजाना भी है जो आयाम के साथ हस्तक्षेप कर सकता है, विश्व सुई। एजियोर क्लाउड महाद्वीप के भीतर अस्थायी कानूनों की असामान्यताओं ने मुझे इस संभावना के बारे में सटीक रूप से सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी ने मिरर ऑफ संसार का उपयोग किया था। यह एक बेहद दिलचस्प खोज है, क्योंकि कम से कम इससे पता चला है कि मिरर ऑफ संसार एक बार एजियोर क्लाउड महाद्वीप पर प्रकट हुआ। यदि उन लोगों को इस तथ्य के बारे में पता होता, तो शायद इस विमान में नरसंहार की एक भयानक लहर दौड़ जाती। संसार का दर्पण यू चे का दिल अचानक धड़क गया और उसने अब चेतन रूप से वह पेंडेंट पकड़ लिया जो वह हमेशा पहनता था। ये हो सकता है, जैस्मीन, यू चे ने शांति से कहा। यदि संसार का दर्पण वास्तव में प्रकट हुआ, तो आप शायद अपनी शक्ति से इसके अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं, है ना? नहीं, जैस्मीन ने इनकार किया। 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से संसार की क्षमताओं का दर्पण सबसे अधिक स्वर्गीय विरोधी है, लेकिन इसके अंतिम स्थान पर होने का कारण यह है कि हर बार जब ये सक्रिय होता है, तो इसे 20 वर्षों के लिए हाइबरनेट करना पड़ता है। इन 20 वर्षों में उसके पास रत्ती भर भी शक्ति नहीं है। यह अधिकांश सामान्य दर्पणों के समान ही बन जाएगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह यू चे की हृदय गति तेज हो गई। उसने अपने पेंडेंट को कसकर पकड़ रखा था।
ब्लू विंड एम्पायर की अपनी यादों में वह बचपन से ही एक पेंडेंट पहनता था और कभी भी इसे नहीं अपनाया। इसी तरह एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में भी उन्होंने इसे हमेशा पहना था। दो अलग अलग महाद्वीपों, दो अलग अलग जिंदगियों में उसके पास एक पेंडेंट था जिसे वह हमेशा अपने साथ रखता था। इस पेंडेंट को खोलने के बाद वहां एक छोटा सा दर्पण था, एक छोटा सा दर्पण जो संभवतः इससे अधिक सामान्य नहीं हो सकता था। लेकिन जियोली के अनुसार उसके जन्मदाता माता पिता का पीछा करने और उन्हें मारने का कारण एक वस्तु थी जिसे स्वर्गीय गहन खजाना कहा जाता था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वास्तव में 7 स्वर्गीय गहन खजानों में से एक संसार का दर्पण है? यदि यह वास्तव में संसार का दर्पण था तो यह समझाएगा कि वह गहरे आकाश महाद्वीप से अज्योर क्लाउड महाद्वीप तक क्यों गया और अज्योर बादल महाद्वीप से वापस गहरे आकाश महाद्वीप तक की अवधि, उसकी यादें, उसके जीवन का स्थानांतरण बिना कोई भी ब्रेक। सभी प्रश्नों की एक जैसी व्याख्या हो सकती है। यदि यह वास्तव में मिरर ऑफ संसार का हस्तक्षेप था तो फिर एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट जहां वह अभी गया था, सुलिंग र जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से गले लगाया था, असली भी थे। एज्योर क्लाउड महाद्वीप में उनका जीवन, पुनर्जन्म में व्यवधान, स्थान और समय में व्यवधान, सब कुछ वास्तविक था। सुलिंग एर अभी भी इस दुनिया में है, अभी भी एज्योर क्लाउड महाद्वीप पर है जिससे वह परिचित था और वही बड़ा हुआ था। फिर उसका मालिक शायद समय के विपरीत प्रवाह के साथ अभी भी जीवित हो सकता है। आखिरकार जब सुलिंगर 10 वर्ष का था तब वह केवल 12 वर्ष का था। उस समय वह अभी भी था अपने मालिक के साथ दुनिया की यात्रा। वह लिंग एर थी, वह लिंग एर थी, वह वास्तव में लिंग एर थी, वह मरी नहीं, वह वास्तव में लिंग एर है। अचानक सामने आए तथ्यों से युन चे का दिमाग चकरा गया। उसके शरीर का सारा खून लगभग उबलने लगा। उसने अपने दोनों हाथों को देखा और पूरी ताकत से कांपने लगा। वह हमेशा सोचता था कि जिस लिंगर को उसने स्पष्ट रूप से देखा था और करीब से गले लगाया था, वह और कुछ नहीं बल्कि दुष्ट भगवान द्वारा बनाया गया एक भ्रम था। जैस्मीन के शब्दों ने फीनिक्स आत्मा की आवाज के साथ उसके अनुभव को मिलाकर उसे सुबह की घंटी सुनाई दी। उसका लिंगर अभी अभी उसकी आंखों के सामने उसके बगल में था। उसने उसके साथ धोखे जैसा व्यवहार किया और फिर ऐसे ही छोड़ दिया। युन चे अपने गले के नीचे से गुर्राया, फिर जोर से आगे बढ़ा और अपने सिर पर जोर से प्रहार किया। वह कभी कभी खुशी से पागल हो जाता था और फिर कभी कभी उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता था। जिस लिंगर के प्यार में वह पागल था वह अभी भी जीवित था। अपने गुस्से और पछतावे में उसने उसके साथ एक भ्रम की तरह व्यवहार किया और उसे बिल्कुल भी वापस नहीं लाया। युन चे की सभी अजीब प्रतिक्रियाओं ने आखिरकार जैस्मिन को उन्हें समझाना शुरू कर दिया था। उस पेंडेंट को देखते हुए जिसे वह अपने हाथ में पकड़ रहा था, उसने अचानक कहा, तो यह ऐसा ही था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उस महाद्वीप में गए और जब आपने उस छोटी लड़की को देखा तो नियंत्रण खो दिया। ये भी कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि स्काई क्यू जहर मोती आपके शरीर के साथ मिलकर मिल गया। मुझे मत बताओ जिसने संसार की शक्ति के दर्पण को सक्रिय किया। क्या तुम थे? देवताओं के विरुद्ध अध्याय 274 स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र को छोड़ना। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 274 स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र को छोड़ना। मुझे नहीं पता। युन चे ने जैस्मीन का खंडन नहीं किया, लेकिन वह इसकी पुष्टि भी नहीं कर सका। थोड़ी झिझक के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन मैं वास्तव में स्थानांतरित हो गया क्योंकि मुझे मूल रूप से प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में जहर देकर मार दिया गया था और एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट में जब मैं 27 साल का था तो मैं एक चट्टान से गिर गया था। जागने के बाद ऊपर मैं प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट में लौट आया और उस स्थिति में जागा जिसमें मुझे जहर देकर मार दिया गया था। अब तक और लिंग एर एज्योर क्लाउड महाद्वीप में मेरी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मर चुकी थी। चमेली, इस प्रकार की चीजें वास्तव में आपके साथ घटित हुई हैं। जैस्मिन सचमुच चौंक गई। उसने संसार के दर्पण के बारे में, किंवदंतियों के बारे में सुना था, लेकिन उसने संसार के दर्पण और उसकी शक्तियों को बिल्कुल भी नहीं देखा था। अगर युन चे ने जो कहा वह सच है, तो ये किंवदंतियों में संसार के पुनर्जन्म चक्र से गुजरने के दर्पण के साथ पूरी तरह फिट होगा। केवल संसार का दर्पण ही ये चीजें हासिल कर सकता है। फिर क्या आपकी यादों में कोई ऐसी वस्तु थी जो हमेशा आपके शरीर पर रहती थी? अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं, तो यह वह पेंडेंट होना चाहिए जिसे आप हमेशा अपनी गर्दन पर पहनते रहे हैं। मुझे याद है जब आपने इसे खोला था तो अंदर केवल एक दर्पण था। जैस्मीन ने धीरे से कहा, फिर स्काई पॉइजन पल के अलावा वास्तव में आपके शरीर पर एक और स्वर्गीय गहन खजाना था। सिवाय इसके कि तुम्हें ये स्वर्गीय गहन खजाना कहां से मिला, मुझे नहीं पता। ये हमेशा मुझ पर था।
मैं हमेशा यही सोचता था कि मैंने इसे इसलिए पहना क्योंकि यह मेरे जन्मदाता माता पिता को खोजने का एकमात्र सबूत था। युन चे ने अपना सिर हिलाया। केवल एक चीज जो मैं अब जानना चाहता हूँ वह ये है, चूंकि एज्योर क्लाउड महाद्वीप वास्तविक है, तो ये कहाँ है? मैं वहां कैसे लौटूं? वह असली लिंगर थी, मुझे उसे फिर से ढूंढना होगा। उद्धरण चिन्ह ... अगर मैं आपके शरीर को छोड़ सकता हूँ और अपनी इच्छानुसार आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं 3 दिनों के भीतर पता लगा सकता हूँ कि एज्योर क्लाउड महाद्वीप कहाँ है, लेकिन अभी मेरे लिए यह पूरी तरह से असंभव है। एज्योर क्लाउड महाद्वीप प्रोफाउंड स्काई महाद्वीप से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। जब मेरी शक्तियां एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचती हैं, तो मैं स्वाभाविक रूप से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा देख सकता हूं। आपके लिए उस महाद्वीप पर लौटने का यही एकमात्र तरीका है। बहुत दूर नहीं। ये जैस्मीन की शक्ति के स्तर के संबंध में था। यदि यह वास्तव में नहीं था बहुत दूर, एज्योर क्लाउड महाद्वीप में गहरे आकाश महाद्वीप का कोई रिकॉर्ड कैसे नहीं हो सकता है? भले ही जैस्मीन का अनुमान सही था और एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट और प्रोफाउंड स्काई कॉन्टिनेंट एक ही ग्रह पर थे, फिर भी दोनों के बीच की दूरी निश्चित रूप से असंभव रूप से दूर होगी, एक ऐसी दूरी जिस तक पहुंचना आकाश से भी कठिन है। जैस्मिन के अंतिम शब्दों ने युन चे के भ्रमित मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डाला और अचानक उसे स्पष्ट सोच वाला बना दिया। सही, ये सही है। चाहे मैं अभी इसके बारे में कितना भी सोचूं, ये बेकार है। कम से कम निष्कर्ष तो यह है कि सुलिंगर अभी भी इस दुनिया में है। यह एक अविश्वसनीय रूप से सुखद आश्चर्य था। लिंग र से दोबारा मिलने का एकमात्र तरीका मजबूत बनना था। जब तक वह मजबूत था, इस हद तक मजबूत था कि वह आकाश और पृथ्वी से दूर रह सकता था, तब एज्योर क्लाउड महाद्वीप उसकी दृष्टि में दिखाई देगा और वह लिंग र को फिर से पा सकता था। युन चे का मूड अविश्वसनीय रूप से शांत हो गया। उसने हवा में गहरी सांस ली और अचानक पूछा, जैस्मीन, अगर यह वास्तव में हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर के हस्तक्षेप के कारण है जिसने एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट का समय पीछे की ओर प्रवाहित किया है, तो क्या एज्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट पर अभी कोई और स्काई पॉइजन पल दिखाई दे सकता है? यह असंभावित है, जैस्मीन ने बेहोश होकर कहा। कुछ ऐसा भी है जिसके बारे में आप गलत हैं। यदि संसार के दर्पण की शक्ति वास्तव में सक्रिय हो जाती, तो समय का उल्टा प्रवाह इसका एक छोटा सा हिस्सा होता। जिस चीज में हस्तक्षेप करना सबसे उपयुक्त है वह है कर्म और पुनर्जन्म। अभी न केवल आप और स्काई पॉइजन पल इस पर नहीं होंगे, बल्कि यह भी संभव है कि वे कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। युन चे, कर्म, पुनर्जन्म, ये भ्रामक और मिथकीय शब्द थे। वे ऐसी चीजें थी जिन्हें किसी भी स्थिति में छूना असंभव था। युन चे ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी अविश्वसनीय रूप से भ्रामक चीजों में वास्तव में हस्तक्षेप किया जा सकता है। उसने अपनी हथेली फैलाई, धुंधले पेंडेंट को देखा और धीरे से पूछा, यदि यह वास्तव में संसार का दर्पण है, तो किस तरह का व्यक्ति वास्तव में ऐसी वस्तु बना सकता है? इस तथ्य का पता लगाना असंभव है, जैस्मीन ने कहा, लेकिन एकमात्र चीज जो निश्चित है वह ये है कि कर्म और पुनर्जन्म में हस्तक्षेप करना आयाम और समय में हस्तक्षेप करने से लाखों गुना अधिक कठिन है। जब सच्चे भगवान अस्तित्व में थे, तो निश्चित रूप से ऐसी शक्तियां थी जो समय के प्रवाह में हस्तक्षेप कर सकती थी, लेकिन किसी भी सच्चे भगवान के पास कर्म और पुनर्जन्म में हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं थी। चूंकि वे सार्वभौमिक व्यवस्था के बाद से सबसे मौलिक कानून थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल छेड़छाड़ योग्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा सार्वभौमिक व्यवस्था में नियंत्रण और अपेक्षा से परे अराजकता फैल जाएगी। हालांकि संसार का दर्पण वास्तव में सबसे मौलिक सार्वभौमिक कानूनों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। आपके शरीर के साथ आकाशीय जहर मोती का विलय पूरी तरह से कर्म के हस्तक्षेप के कारण होता है। इसने वह कर दिखाया जो असंभव होना चाहिए था संभव। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनाया और किस शक्ति ने इसे बनाया। ऐसी कई किंवदंतियां हैं जिनमें संसार का दर्पण शामिल है। अपने इतिहास में ये कई लोगों के हाथों में तब तक पड़ा जब तक यह अंततः किसी अज्ञात स्थान पर नहीं गिर गया। लेकिन इन सभी वर्षों में मैंने कभी किसी को इसकी शक्ति को सक्रिय करने में सक्षम होने के बारे में नहीं सुना। और स्वर्गीय गहन खजाने के लिए जो और भी अधिक अकल्पनीय था वह ये था कि आप स्पष्ट रूप से एक निम्नतर इंसान हैं, लेकिन आपके पास 2 स्वर्गीय गहन खजाने हैं। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि मुझे इस पर भरोसा करना पड़ता स्काई पॉइजन पल, और स्काई पॉइजन पल आपके शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको मारने और आपके दोनों स्वर्गीय गहन खजाने को जब्त करने का विकल्प चुनूंगा। युन चे, तुम्हें क्या हुआ? युन चे के कानों के पास ठंडी और ठंडी हवा से एक गहरी संदिग्ध आवाज उठी। उसने अपनी हथेलियां पकड़ ली, पेंडेंट को वापस अपनी गर्दन के चारों ओर नहीं डाला और इसे स्काई पॉइजन पल में संग्रहित कर लिया। फिर वह जिया क्विंग्यू पर शर्म से मुस्कुराया, कुछ भी गलत नहीं है, मुझे बस कुछ अचानक पछतावा हुआ है।
बुराई को निगलने के बाद भगवान का जल बीज यू चे अभी जल तत्व के साथ बहुत घनिष्ठता महसूस कर रहा था, और यह जिया क्विंग्यू से कहीं आगे निकल गया। बर्फ और बर्फ की इस दुनिया में उसे जरा भी ठंड महसूस नहीं हुई। उन्होंने जिया क्विंग्यू को अजीब भाव से देखा और कहा, मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि आपके स्वामी और बाकी सभी लोग कितने आश्चर्यचकित होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि आपने सम्राट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश किया है। बिना किसी संदेह के, स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र छोड़ने के बाद एक बार जिया क्विंग्यू की गहन ताकत उजागर हो गई तो बहुत बड़ा अवर्णनीय हंगामा होगा। एम्परर प्रोफाउंड दायरे में एक 17 वर्षीय व्यक्ति, जो वास्तव में 4 महान पवित्र मैदानों के स्तर पर एक उपलब्धि थी। एक पवित्र ग्राउंड श्रेणी के शिष्य के लिए एक छोटे से ब्लू विंड एम्पायर से उभरना, शायद पूरा गहरा आकाश महाद्वीप होगा हिल जाना। जिया क्विंग्यू ने यूचे को गहराई से देखा और अचानक कहा, धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह ... मेरा शुक्रिया क्यों? दुर्जय शक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यह एक ऐसी चीज है जिसका मैं अपने पूरे जीवन भर पीछा करता रहूंगा। यदि आप नहीं होते तो मैं अपनी वर्तमान ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता। तो धन्यवाद। जिया क्विंग्यू ने अपनी निगाहें नियंत्रित करते हुए हल्के से कहा। उस समय जब वह फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में था तो वह शक्तिहीन और असहाय था, इसलिए उसे हमेशा तब तक धमकाया जाता रहा जब तक कि अंततः उसे अपने कबीले से निष्कासित नहीं कर दिया गया, जिसमें अन्य युवाओं का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। यदि उसकी सहायता नहीं होती तो उसके सबसे प्यारे रिश्तेदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। दोबारा मिलने के बाद वह पहले से ही स्वर्ग को भेदने वाले पेड़ में परिपक्व हो चुका था। उस समय उसने उसे जो मदद दी थी वह उससे 10 लाख गुना अधिक थी। अरे, हम शादीशुदा हैं, हमें एक दूसरे को धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। युन चे मुस्कुराए और हंसे, यदि आप वास्तव में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, मुझे आपको मुस्कुराते हुए देखने दीजिए। हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। जिया क्विंग्यू ने हल्के से अपना सिर हिलाया, यह मेरे लिए असंभव है। जब मैं 4 साल का था तभी से मैं भूल गया था कि कैसे रोना है और कैसे मुस्कुराना है। यू चे तुरंत स्तब्ध रह गया। उसने जिया क्विंग्यू की दोनों आंखों में एक निराशाजनक भ्रम देखा। उन्होंने कुछ देर सोचा और कहा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप सत्ता पाने के लिए इतने आग्रही क्यों हैं? जब वह छोटा था तो वह अपनी मंगेतर जिया क्विंग्यू के बारे में उत्सुकता से भरा हुआ था। जब वह जिया युवानबा के साथ खेलते थे तो वह अक्सर जिया क्विंग्यू के बारे में पूछते थे, लेकिन जिया युवानबा का हर बार एक ही जवाब होता था, वह खेती कर रही थी। व्यवहारिक रूप से उनका सारा समय गहन शक्ति विकसित करने में समर्पित था। जब तक यू चे 16 साल का नहीं हो गया, उसने उसे केवल कुछ ही बार देखा था, और वे सभी क्षणभंगुर नजरें थीं। उसे गहन शक्ति से लगाव था जिसे समझना अन्य लोगों के लिए समझ से परे था। जिया क्विंग्यू कुछ देर तक चुप रही। उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, कुछ उड़ती हुई बर्फ को हाथ में लिया और धीरे से उत्तर दिया, क्या तुम मेरे जैसे ही नहीं हो? तुम इतने जुड़े हुए क्यों हो मेरे लिए और उन सभी लोगों के लिए जिनकी मुझे परवाह है कि उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए? यू चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, दुर्व्यवहार न किया जाए। जिया क्विंग्यू की पलकें धीरे से बंद हो गईं और उसने लहराती बर्फ जैसी धीमी आवाज में उत्तर दिया, मैं केवल अपने परिवार को फिर से एकजुट करना चाहती हूँ। युन चे का दिल द्रवित हो गया जब उसने जिया क्विंग्यू को सदमे से देखा। वह कुछ देर तक चुपचाप उसके शब्दों के अर्थ पर विचार करता रहा, फिर पूछा, ये परिवार, क्या इसमें मैं भी शामिल हूँ? यदि आप एक परिवार के बारे में बात करते हैं तो आपके पति के रूप में मुझे कागज पर आपके परिवार का सबसे घनिष्ठ सदस्य होना चाहिए। जिया क्विंग्यू की हथेली पर बर्फ धीरे धीरे जमा हो गई और लंबे समय तक पिघली नहीं। उसके जैद हाथ थोड़े हिले और ठंडी हवा में सफेद बर्फ चारों दिशाओं में बिखर गई। उसने अपने दिल में उस अवर्णनीय और मलिन दर्द को छुआ जो चुपचाप फैल रहा था। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो पति पाने के लायक नहीं है, क्योंकि मैं एक पत्नी की जिम्मेदारियां कभी भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। एक दिन जब मैं यहाँ से किसी दूर स्थान पर जाने के लिए निकल जाऊंगी और अब वापस लौटना असंभव होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से बोली जैसे कि वह एक सपने में थी, एक बार तुम रेत की तरह साधारण थे और केवल मुझे कभी कभी तुम्हारे बारे में चिंता होने लगी। अब तुम हीरे की तरह चमकदार हो और मुझे, जिसका कोई भविष्य नहीं है, और अधिक भयभीत महसूस कराती हो। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट, एक गहरी और दूर तक गड़गड़ाहट की आवाज आए और जमीन से हल्का हल्का कंपन उठने लगा। यू चे और जिया क्विंग्यू के बगल में 2 तेजी से विस्तार करने वाले स्थानिक भंवर व्यक्तिगत रूप से दिखाई दिए। ऐसा लग रहा है जैसे हम लौट रहे हैं। इससे पहले कि युन चे ने अपना वाक्य पूरा किया, दोनों एक साथ स्थानिक भंवर में समा गए। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 275 विशाल उपकार।
आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अध्याय 275 विशाल उपकार। पलक झपकते ही रैंकिंग टूर्नामेंट के शीर्ष 10 के सदस्यों को हेवन बेसिन सीक्रेट दायरे में प्रवेश किए हुए 2 दिन बीत चुके थे। हेवनली स्वॉर्ड विला के पीछे के पहाड़ों में खाली जगह पर कई दसियों लोग उत्सुकता से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। ये वास्तव में विभिन्न संप्रदायों के सदस्य थे जो स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते थे। हेवन बेसिन सीक्रेट रियलम पूरी तरह से एक अलग दुनिया थी और वहां होने वाली किसी भी चीज की खबर प्रसारित नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इन 2 दिनों के दौरान वहां क्या हुआ था। कैंग यू और जिया युवानबा निस्संदेह वहां के सबसे अधिक चिंतित व्यक्ति थे, क्योंकि यून चे न केवल गंभीर चोटों के साथ प्रवेश किया था जो पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, बल्कि उसकी गहरी ताकत भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, जिसका मतलब था कि उसके इस अज्ञात में प्रवेश करने का खतरा था। क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई। इन पिछले 2 दिनों में कैंग यू मुश्किल से खा सका और मुश्किल से सो सका। वह लंबे समय से इस स्थान पर इंतजार कर रही थी और उत्सुकता से यू चे की आकृति के प्रकट होने का इंतजार कर रही थी। लिंग कुन खुली जगह के बीच में खड़ा हो गया और चुपचाप आगे की ओर देखने लगा। जज्जत स्थानिक भंवर द्वारा लाई गई शानदार चमक के मद्देनजर सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति को बाहर फेंक दिया गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके कपड़े खराब हो गए थे, जैसे कि उसने हाल ही में कोई भयंकर युद्ध लड़ा हो। बाहर आने वाला पहला व्यक्ति आश्चर्यजनक रूप से लिंग यूएफेक था। लिंग कुन ने अपनी आंखें खोली और धीरे से पूछा, कोई मिला? लिंग यूएफेक ने हल्की सी सांस छोड़ी और भौहें चढ़ाकर उत्तर दिया, इस बार हम भाग्यशाली नहीं थे और हेवन बेसिन सीक्रेट रियलम की कठोर सर्दी का सामना करना पड़ा। सब कुछ बर्फ में सील कर दिया गया था और बर्फ से ढका हुआ था, इसलिए कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ। लेकिन मैंने एक आश्चर्यजनक खोज की। इस स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र के अंदर अप्रत्याशित रूप से एक तानाशाह गहरा जानवर रहता है। ओह! लिंग कुन की निगाहें चमक उठी। कैसा तानाशाह गहरा जानवर? लिंग यूफेग ने अपना सिर हिलाया। मैंने केवल इसकी ध्वनि शक्ति को समझा है और इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। शायद किसी को इसे नाराज करने का दुर्भाग्य था। लिंग कुन बुदबुदाया, वहां वास्तव में एक तानाशाह गहरा जानवर था। अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपके साथ अंदर जाता। एक तानाशाह गहरे जानवर को ढूंढना इतना आसान नहीं है। हालांकि स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र रहस्यमय था, लेकिन जो चीजें अंदर पाई जा सकती थी वे लिंग कुन से बहुत हीन थी। एक बार प्रवेश करने के बाद उसे दोबारा प्रवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही कारण है कि वह इस बार नहीं गया। जी। लिंग यूफेक के बाद प्रकाश की कई किरणें टिमटिमा रही थी। अधिक से अधिक लोगों को बाहर निकाला जा रहा था। भले ही लिंग यून और लिंग जी दोनों फटे हुए कपड़ों में थे, वे दोनों बिल्कुल ठीक थे और उनमें कुछ निष्कर्ष भी थे। विभिन्न बड़े संप्रदायों के सदस्य एक के बाद एक प्रकट हुए। बहुत जल्द जियो संप्रदाय के सभी सदस्य उपस्थित थे और बनिंग हेवन कबीले के सदस्य एक के बाद एक दिखाई दे रहे थे। लेकिन अंत में केवल 4 ही बाहर आए थे। फेन मोली एक जानलेवा आभा के साथ प्रकट हुई जिसने आकाश को भर दिया। जिस क्षण वह प्रकट हुआ, वह अत्यधिक क्रोध के साथ जोर से दहाड़ा, मू तियानबेई, तुम पशु, अभी बाहर आओ। वास्तव में मैंने अपने दूसरे युवा गुरु की हत्या कर दी है। मैं तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। फेन मोली के गुस्से और चीख ने तुरंत हेवनली स्पीयर थंडरफायर किले के सदस्यों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया और उपस्थित सभी लोगों को भी स्तब्ध कर दिया। म्यू तियानबेई ने फेन जुएबी को मार डाला। किसी ने नहीं सुना था कि हेवनली स्पीयर थंडरफायर फोर्ट्रेस और बनिंग हेवन कबीले के बीच कोई शिकायत थी। मू तियानबेई फेन जुएबी को क्यों मारेगा? बनिंग हेवन कबीले के दूसरे युवा मास्टर को मारने के लिए क्या मू तियानबेई पागल हो गया था? महान बुजुर्ग फेन ज्यूचेंग तुरंत फेन मोली के पास गया, उसे एक तरफ खींचा और दांत पीसते हुए फुसफुसाते हुए कुछ कहा। अधिक से अधिक लोग बाहर आ रहे थे और जब भी कोई बाहर आता था, कैंग यू का दिल थोड़ा कस जाता था। जिया युवानबा ने लगातार उसे सांत्वना दी, वरिष्ठ बहन, निश्चिंत रहें। जीजाजी इतने ताकतवर हैं तो ठीक ही होंगे। जज्जत प्रकाश की आखिरी किरणें खाली जगह में चमकी और यू चे एक साथ जिया क्विंगयू के साथ दिखाई दिए। वे एक दूसरे से सटे खड़े थे। जूनियर भाई यू, कैंग यू सुखद आश्चर्य के साथ चिल्लाए और तुरंत अपनी सभी चिंताओं को दूर कर दिया। उसने हवा में एक लंबी सांस ली और तेजी से यून चे की ओर झपटी। और इस समय एक गुस्से भरी दहाड़ अचानक गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़ी। नीच जूनियर, मरो। दहाड़ के बीच में फेन मोली तुरंत क्रोधित शेर की तरह झपटा। जैसे ही वह सीधे यू चे की ओर फटा, उसकी पूरी दाहिनी भुजा गहरे बैंगनी रंग की लपटों से जलने लगी। उपस्थित सभी लोग मूल रूप से स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र के भीतर अपने निष्कर्षों और लाभों पर चर्चा कर रहे थे।
किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। किन वुशांग तुरंत डर से पीला पड़ गया। चू युएली और चू यूचेन का रंग भी अचानक बदल गया था, क्योंकि जिया क्विंगयू यूचे के ठीक बगल में खड़ा था। फेन मोली के इस हमले के तहत जिया क्विंगयू को भी नुकसान होना बेहद संभव था। सम्राट प्रोफाउंड क्षेत्र में आधा कदम अंदर एक विशेषज्ञ के हमले को दो कनिष्ठ संभवतः कैसे झेल सकते थे, लेकिन चूंकि सब कुछ इतना अप्रत्याशित था, एक बार जब उन्हें प्रतिक्रिया देने का समय मिला तो फेन मोली उनके सामने पहले ही उठ चुका था। उनके पास इसे रोकने का बिल्कुल भी समय नहीं था और वे केवल एक साथ चिल्ला सकते थे, रुको। कैंगयू, जो लगभग यूनचे के पास पहुंच चुकी थी, को अचानक महसूस हुआ कि उसके पीछे से एक अतुलनीय रूप से झुलसा देने वाली हवा आ रही है, और इस खतरनाक एहसास ने उसके गुलाबी रंग का रंग फीका कर दिया। अत्यधिक क्रोध में फेन मोली का हमला तेज और क्रूर था। वह यूचे को तुरंत मारना चाहता था और जिस दिशा में उसने हमला किया था उसे देखते हुए कैंगयू सबसे पहले प्रभावित होगा। यूचे की भौहें तुरंत झुक गईं। पीछे हटने के बजाय उसका चित्र आगे की ओर चमका और उसने तेजी से जिया क्विंगयू को ध्वनि प्रेषित की, उसे अपंग करने में मेरी मदद करो। एक बात की छवि को पीछे छोड़ने के बाद यूनचे पहले ही कैंगयू के पास आ गया था, उससे कसकर गले लगा लिया और सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन को सक्रिय कर दिया। सभी की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच, मानो पागल हो, जिया क्विंगयू ने फेन मोली के हमले का सामना किया। जैसे ही उसने एक हाथ आगे बढ़ाया और फेन मोली की बैंगनी लौ से मुलाकात की, उसके दाहिने हाथ के चारों ओर नीली रोशनी घूम गई। क्विंगयू, इस दृश्य ने चू युएली को भय से पीला कर दिया, क्योंकि वह केवल असहाय होकर दो लोगों के हमलों को टकराते हुए देख सकती थी। एक दबी हुई ध्वनि गूंज उठी, जैसे कि दो लोगों के बीच एक विशाल बर्फ का कमल तुरंत खिल गया। बर्फ के कमल के घूमने के नीचे फेन मोली की बाहों पर बैंगनी लपटें तुरंत पूरी तरह से बुझ गईं। हतप्रभ होने का समय भी न होते हुए विशाल बर्फ कमल अचानक खुल गया और 9 छोटे बर्फ कमलों में परिवर्तित हो गया, जो अलग अलग फेन मोली के चेहरे, गर्दन, शरीर, पसलियों और अंगों पर टूट पड़े। हालांकि वे दोनों सम्राट प्रोफाउंड दायरे में थे, अगर जिया क्विंगयू को चू यूचेन के खिलाफ जाना था तो वह बिना किसी सवाल के पराजित हो जाएगी, क्योंकि युद्ध के अनुभव और फ्रोजन क्लाउड आर्ट्स की महारत के मामले में वह चू यूचेन की तुलना में बहुत हीन थी। हालांकि शुद्ध गहन शक्ति के संबंध में वह पहले ही चू यूचेन को एक स्तर से पूरी तरह से पीछे छोड़ चुकी थी और सभी फ्रोजन क्लाउड 7 परियों को भी पीछे छोड़ चुकी थी। इस तरह की सीधी टक्कर में चू यूचेन को भी नुकसान होगा, फेन मोली की तो बात ही छोड़िए। भले ही सम्राट प्रोफाउंड क्षेत्र में आधा कदम सम्राट प्रोफाउंड क्षेत्र से केवल आधा कदम की दूरी पर था, यह आधा कदम जबरदस्त खाई थी। जिस दृश्य के घटित होने की सभी को आशा थी वह उपस्थित नहीं हुआ। उन्होंने जो देखा वह वास्तव में फेन मोली को फड़फड़ाते बर्फ के क्रिस्टल के बाहर पीछे की ओर फेंका जा रहा था। वह कराहते हुए नीचे उतरा और उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आईं। उसका रंग पीला पड़ गया था, क्योंकि उसने अपनी आंखें चौड़ी की और दृढ़ता से जिया क्विंगयू पर अपनी निगाहें टिका दी। उसका गला हिलने डुलने लगा, आखिरकार उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अपने दिल की धड़कन के साथ वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था। जिया क्विंगयू ने लापरवाही से अपना हाथ हटा लिया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वह अपने वर्तमान स्थान से नहीं हिली थी। उसके और फेन मोली के बीच आदान प्रदान से उत्पन्न गहन ऊर्जा स्पष्ट रूप से अतुलनीय रूप से भयावह थी, लेकिन सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन की सुरक्षा के तहत यूचे और कैंगयू केवल दूरी में फेंक दिए गए थे और थोड़ा सा भी घायल नहीं हुए थे। उन्होंने तुरंत कैंगयू को रिहा कर दिया और चिंतित होकर उससे ऊपर से नीचे तक देखा। वरिष्ठ बहन, क्या आप ठीक है? कैंगयू का छोटा चेहरा पहले की घटनाओं में बदलाव के कारण पीला पड़ गया था। ट्रू प्रोफाउंड क्षेत्र में उसकी गहन शक्ति के साथ सम्राट प्रोफाउंड क्षेत्र में एक और सम्राट प्रोफाउंड क्षेत्र में एक आधा कदम के बीच टकराव में डूब जाना मौत की खाई में गिरने के समान एक अनुभूति थी। जब उसने यूनचे को सुरक्षित और स्वस्थ देखा तो वह राहत से हंसी, मैं ठीक हूँ। उन 2 शब्दों को कहने के बाद उसे पता चला कि उनका परिवेश भयावह रूप से शांत हो गया था। सभी की निगाहें जिया क्विंगयू पर केंद्रित थी। चाहे वे युवा शिष्य हो या वे प्रभावशाली विशेषज्ञ, सभी के चेहरे अचानक सदमे में बदल गए थे। सम्राट गहन क्षेत्र। लिंग कुन ने भौहें सिकोड़ते हुए जिया क्विंगयू को देखा और उसकी आंखों में एक मायावी चमक उठी। उसने जो 3 शब्द जोर से कहे थे वे सभी के कानों में गड़गड़ाहट की 3 तालियों की तरह गूंज उठे। ये संभव नहीं है, लिंग यूएफेग ने बिना सोचे समझे बड़बड़ाया। उसके हृदय में जो सदमा लगा वह अवर्णनीय था। हालांकि चू यूचेन का सम्राट प्रोफाउंड में कदम रखना आश्चर्यजनक था, फिर भी ये पूरी तरह से स्वीकार्य था। आखिरकार वह मूल रूप से सम्राट गहन दायरे में आधा कदम थी। लेकिन जिया क्विंगयू
17 साल पुराना सिंहासन। ब्लू विंड एम्पायर में ये व्यावहारिक रूप से मिथक से भी अधिक काल्पनिक था। यहाँ तक कि अगर कोई इसे व्यक्तिगत रूप से देखता तो भी वे इस पर विश्वास करने में असमर्थ होते। हर कोई एकदम हक्का बक्का हो गया था। 17 साल पुराना सिंहासन, यह एक ऐसी अवधारणा थी जिसे वे मूल रूप से समझने में असमर्थ थे, और कुछ ऐसा भी जिसे वे आसानी से स्वीकार करने में असमर्थ थे। क्विंगयू, आप वास्तव में। चू युएली आगे बढ़े। उसने आश्चर्य और अविश्वसनीयता से भरी खूबसूरत आंखों से जिया क्विंगयू को देखा। चून की एक शिष्या ने सफलता हासिल की थी, इसलिए उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन इस बार जिया क्विंगयू ने जो सफलता हासिल की थी वह बहुत अतिरंजित और बहुत भयावह थी। उसे सबसे पहले जो महसूस हुआ वह वास्तव में आतंक था। जिया क्विंगयू के सामने खड़े होकर और उससे आने वाले सिंहासन की आभा को महसूस करते हुए, यहाँ तक कि उसके गुरु चू युएली को अभी भी एक गहरा उत्पीड़न महसूस हो रहा था। जिया क्विंगयू आगे बढ़े, धीरे से एक शिष्य का शिष्टाचार बनाया और सभी की निगाहों के सामने धीरे से समझाया, गुरु शिष्य को स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र के भीतर एक आकस्मिक मुठभेड़ हुई और एक पूरी तरह से खिले हुए सम्राट का सेवन किया अवेकनिंग हॉट लोट्स। केवल इस शिष्य ने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट अवेकनिंग हॉट लोट्स की प्रभावशीलता अफवाहों से कहीं अधिक है। एक दिन की अवधि में इसने अप्रत्याशित रूप से इस शिष्य को सीधे सम्राट गहन दायरे में घुसने की अनुमति दे दी। बुद्धिमान जिया क्विंगयू को पता था कि उसे इस मामले को उपस्थित सभी लोगों के सामने समझाना होगा। इस बार उसे जो सफलता मिली वह बहुत चौंकाने वाली थी। जो लोग चौंक गए वे केवल एक छोटा सा ब्लू विंड एम्पायर नहीं थे। यदि उसने इसे ठीक से नहीं समझाया तो अनिवार्य रूप से ब्लू विंड एम्पायर के बाहर कई लोग या ताकतें होंगी जो कुछ लाभ प्राप्त करने के प्रयासों में इसके पीछे के कारण की जांच करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके लिए अप्रत्याशित परेशानी को आकर्षित करना बेहद संभव था, इसलिए उसने भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचने के लिए इसके पीछे के कारण को आसानी से प्रचारित कर दिया। उसी समय चूंकि उसने पहले ही सम्राट अवेकनिंग हॉट लोट्स का सेवन कर लिया था, इसलिए अन्य लोग स्पष्ट रूप से किसी भी शेष अधिशेष की लालसा नहीं करेंगे। भले ही वे इसके लिए तरसें, फिर भी यह कहीं नहीं ले जाएगा। तो ये बात है। नाम सम्राट अवेकनिंग हॉट लोट्स 10 बड़े संप्रदायों के कानों में वज्र की तरह चुभ गया। वह पवित्र वस्तु थी जिसके बारे में ब्लू विंड एम्पायर के रिकॉर्ड में लिखा गया है। सम्राट अवेकनिंग हॉट लोट्स के स्वर्ग बेसिन गुप्त दायरे में होने की अफवाहें भी कई सौ वर्षों से थी। इस परिवर्तन का कारण सुनने के बाद चू युएली के मन के भीतर का भय स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया और उसकी जगह अत्यंत सुखद आश्चर्य और उत्साह ने ले लिया। 400 साल पहले एक दिवंगत वरिष्ठ जो स्वर्ग बेसिन गुप्त दायरे में गिर गया था, चला गया था गुप्त क्षेत्र के भीतर एक सम्राट अवेकनिंग हॉट लोट्स की खबर के पीछे। इन कई सौ वर्षों में असंख्य वरिष्ठ जनों ने भी इसे खोजने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह महान अवसर वास्तव में आपके पास आया है। ये वास्तव में स्वर्ग का आशीर्वाद है। जैसे ही अन्य संप्रदायों के सदस्य उनकी बातचीत सुन रहे थे, उनकी आंखों में सदमा, प्रशंसा और ईर्ष्या व्यावहारिक रूप से उनके शरीर से बाहर निकल रही थी। सम्राट जागृति हृदय कमल किंवदंतियों की एक पवित्र वस्तु। कोई आश्चर्य नहीं कि एक युवा लड़की एक कदम में सम्राट गहन क्षेत्र तक क्यों पहुंच गई। यह जिया क्विंगयू का सौभाग्य था और फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड का भी सौभाग्य था। इस स्वर्ग आकार के महान भाग्य के सामने उन्हें गंभीरता से लगा कि उनके कई सौ वर्षों के भाग्य को एक साथ जोड़ने पर भी यह इस फ्रोजन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्लाउड एसगार्ड, जिसने हाल ही में एम्परर अवेकनिंग हॉट लोट्स प्राप्त किया था, वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि 17 वर्षीय जिया क्विंगयू, जो सम्राट प्रोफाउंड दायरे में प्रवेश कर चुकी है, भविष्य में किस प्रकार के दायरे में पहुंचेगी। लेकिन उन्हें जो उम्मीद थी वह ये थी कि जब जिया क्विंगयू पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी, जब तक वह वहां था, हेवनली स्वॉर्ड विला के लिए अपनी स्थिर और अचल सहस्राब्दी लंबी नंबर 1 स्थिति बनाए रखना असंभव था। जिया क्विंगयू ने वास्तव में अपना सिर हिलाया और धीरे से उत्तर दिया, मास्टर, ये वास्तव में शिष्य का सौभाग्य नहीं है। सम्राट जागृति हृदय कमल वास्तव में इस शिष्य को नहीं मिला था, और इसके बजाय उसने यून चे की ओर इशारा करने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया और जारी रखा, और इसके बजाय सर यून द्वारा खोजा गया था। उस समय शिष्य को गुप्त क्षेत्र के भीतर एक विशाल जानवर का सामना करना पड़ा था और वह मृत्यु के लिए बाध्य था। मुझे बचाने के लिए सर यून ने मुझे सम्राट अवेकनिंग हॉट लोट्स का उपभोग करने की अनुमति दी। यदि सर यून के बचाव के लिए नहीं, तो न केवल मेरे लिए सफलता हासिल करना असंभव होगा, यहाँ तक कि मेरा जीवन स्वर्ग बेसिन गुप्त क्षेत्र के अंदर ही रहेगा। जिया क्विंगयू के शब्द यून चे के लिए थोड़े अप्रत्याशित थे, क्योंकि उसने इसे कम करने के लिए जो कुछ वाक्य कहे थे, उन्होंने वास्तव में फ्रोजन क्लाउड एसगार्ड को उस पर भारी उपकार करने पर मजबूर कर दिया था।
इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।